वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन वंडर्स। आज हम पढ़ेंगे कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ बैग ऑफ बोरिंग्स, यानी भारतीय संविधान उधार लिए गए सिद्धांतों का क्या है, समूह है। जो भारतीय संविधान है वो सिद्धांतों का समूह है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ बैग ऑफ बोरिंग्स। भारतीय संविधान उधार लिए गए सिद्धांतों का समूह है, व्याख्या करो। अगर सवाल आता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ बैग ऑफ बोरिंग्स डिस्कस, यानी कि भारतीय संविधान उधार लिए गए सिद्धांतों का एक समूह है, उसके बारे में बताना है। और दूसरा क्वेश्चन इसी में हो सकता है अथवा में, भारतीय संविधान एक उधार लिया हुआ प्रारूप है, इस पर क्या करना है, हमें टिप्पणी करना है, यानी कमेंट करना है। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बैग ऑफ बोरिंग्स कमेंट, तो हमें इस पर कमेंट करना है। भारतीय संविधान एक ऐसा अधिनियम है जो संसार के प्रमुख संविधानों के अच्छे तत्वों का मिश्रण है। डॉक्टर MP शर्मा के मतानुसार, यानी उनके मतानुसार, हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी भी मौलिक तथा विलक्षण संविधान का दावा नहीं किया था। वह दूसरे देशों के अनुभव से लाभ उठाकर एक आदर्श क्रियात्मक संविधान बनाना चाहते थे। संविधान निर्माताओं ने, यानी संविधान जो बनाने वाले, उन्होंने खुले दिल से दूसरे देशों से संविधान के गुणों को संचित किया, और इसी कारण भारतीय संविधान को उधार ली गई वस्तु का संकलन मात्र कहा जाता है। भले ही आलोचकों का यह प्रसंग है कि भारतीय संविधान कैंची तथा गोंद का परिणाम है, उचित ना हो, पर वास्तविकता यह है कि भारतीय संविधान विदेशों के संविधानों का काफी प्रभाव पड़ा है। इसके निर्माण में अनेक तत्वों का योग रहा है। जैसे ब्रिटिश संविधान का क्या प्रभाव है, व्हाट इट ऑज टू द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी ब्रिटिश संविधान से क्या प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश संविधान से मुख्यतः निम्नलिखित सिद्धांत लिए गए हैं, जो इस प्रकार है। जैसे राष्ट्रपति संवैधानिक मुखिया होगा, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। ब्रिटिश सम्राट की भांति भारतीय राष्ट्रपति भी केवल एक संवैधानिक मुखिया है। जिस प्रकार ब्रिटिश सम्राट मंत्रिमंडल की सलाह से शासन करता है, उसी प्रकार भारतीय राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह से प्रशासन चलाता है। यानी कि राष्ट्रपति से हमने ब्रिटिश से क्या क्या लिया है, पहला राष्ट्रपति संवैधानिक मुखिया, जो हमारे जिसमें ब्रिटिश सरकार के जो मुखिया है उसके मंत्रिमंडल की सलाह से वो क्या करता है, शासन करता है। उसी प्रकार भारतीय राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह से ही प्रशासन चलाता है। लोकसभा अधिक शक्तिशाली होना। लोकसभा इज अ मोर पावरफुल। ब्रिटिश कॉमन सभा यानी हाउस ऑफ कॉमन्स की भारतीय भांति भारतीय लोकसभा हाउस ऑफ पीपल राज्यसभा से बहुत शक्तिशाली है। यानी हाउस ऑफ कॉमन्स जैसे ब्रिटिश का है वो ज्यादा ताकतवर है, वैसी भारतीय लोकसभा हाउस ऑफ पीपल राज्यसभा से बहुत शक्तिशाली है। यानी जिसमें लोकसभा हो, लोगों का सभा हो, वो ज्यादा ताकतवर होता है। उत्तरदायी मंत्रिमंडल रिस्पॉन्सिबल कैबिनेट। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के समान ही भारतीय मंत्रिमंडल लोकसभा के सम्मुख उत्तरदायी है। जिस प्रकार इंग्लैंड में कॉमन सदन अविश्वास प्रस्ताव पास करके मंत्रिमंडल को हटा सकता, उसी प्रकार लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पास करके मंत्रिमंडल को हटा सकती है। तो अभी हमने पढ़ा उत्तरदायी मंत्रिमंडल, जिसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल के समान ही भारतीय मंत्रिमंडल लोकसभा के सम्मुख उत्तरदायी है। जिस प्रकार इंग्लैंड में कॉमन सदन अविश्वास प्रस्ताव पास करके मंत्रिमंडल को हटा सकती है, ठीक उसी प्रकार लोकसभा में भी अविश्वास प्रस्ताव पास करके मंत्रिमंडल को हटा सकती है। संसदीय शासन प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंग्लैंड की भांति भारत ने भी संसदीय प्रणाली को अपनाया है, जिसे पार्लियामेंट्री सिस्टम कहा जाता है। कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ। इंग्लैंड की भांति हमारे देश में भी न्याय का शासन है, यानी रूल ऑफ लॉ। एकीकृत संस्थात्मक ढांचा यूनिफाइड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। भारत ने इंग्लैंड की भांति संस्थात्मक ढांचे को अपनाया है। इसके अंतर्गत तीन बातें मुख्य: एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, स्वीकृत नौकरशाही तथा एकहरी नागरिकता। इंग्लैंड की भांति भारत में न्यायिक व्यवस्था के पद सोपान का सिद्धांत अपनाया। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक व्यवस्था के शिखर पर है
और अन्य न्यायालय इसके अधीन है। इस प्रकार इंग्लैंड में समस्त देश के लिए सरकारी सेवाओं की व्यवस्था है। उसी प्रकार भारत में भी अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की गई है। इंग्लैंड के सिविल सर्विस कमीशन की तरह भारत में भी संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। इंग्लैंड की तरह ही भारत में नागरिकों को एक ही नागरिकता दी गई है। बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री, यानी हमने कहां से लिया है, ये भी हमने ब्रिटिश से प्राप्त करा है कि बहुमत दल का नेता क्या होगा, प्रधानमंत्री। लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इज अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर। इंग्लैंड की भांति हमारे देश में भी जिस दल को लोकसभा में बहुत बहुमत प्राप्त होता है, उसी दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। इंग्लैंड में मंत्रियों की नियुक्ति सम्राट प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। भारत में भी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। फिर हम बात करते हैं सेकंड अमेरिका। हमने ब्रिटिश से पता करा कि उसमें बहुमत दल का नेता होता है और एकीकृत संस्थात्मक ढांचा, कानून का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, उत्तरदायी मंत्रिमंडल, लोकसभा अधिक शक्तिशाली। ब्रिटिश संविधान का क्या प्रभाव, इसके बारे में हमने जाना। अब बात करते हैं अमेरिका में संविधान का क्या प्रभाव। अमेरिका से हमने क्या संविधान लिए। इंपैक्ट ऑफ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान निर्माताओं ने अमेरिकी संविधान से निम्नलिखित बातें ग्रहण की है, निम्नलिखित बातें उनसे प्राप्त की है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर अमेरिकी शासन प्रणाली की प्रस्तावना का छाप गहरी अंकित है। अमेरिका संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द आते हैं जैसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए इस राज्य विधि का निर्माण करते हैं। हम भारतीय लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एवं सार्वभौम प्रजातंत्रीय लोक गणराज्य बनाने का दृढ़ प्रण करते हैं तथा दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान में सभा में आज 26 नवंबर 1949 को विधान को अपनाते हुए अडॉप्ट करते हैं, पास करते हैं, अपने पर लागू करते हैं। पहला हमने ये जाना। फिर दूसरा मौलिक अधिकार। हमने जो कहां से लिए हैं, अमेरिका से क्या लिए हमने, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में दिए हुए, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार अमेरिका संविधान के अधिकार पर यानी बिल ऑफ राइट्स से मिलते जुलते हैं। फिर अगला है संविधान सर्वोच्च कानून। संविधान सर्वोच्च कानून। भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान की भांति देश का सर्वोच्च कानून है तथा भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को अमेरिकी न्यायालय की भांति संविधान की व्याख्या तथा रक्षा करने का भी अधिकार है। उपराष्ट्रपति प्रोफेसर टी के टोपे लिखते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तरह है। भारतीय उपराष्ट्रपति तथा अमेरिकी उपराष्ट्रपति दोनों के कार्य एक जैसे ही हैं। फिर हम बात करते हैं फिफ्थ, संशोधन की विधि। अमेरिका के संविधान की संशोधन विधि का संविधान में दी गई संशोधन विधि पर गहरा प्रभाव है। हमने अमेरिका में से सीखा क्या, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च कानून, उपराष्ट्रपति, संशोधन की विधि और न्यायाधीशों की स्वतंत्रता तथा सर्वोच्चता। अगर न्यायाधीश ही स्वतंत्र नहीं रहेंगे तो वह स्वतंत्र रूप से क्या न्याय नहीं कर पाएंगे। चाहे अमेरिका की भांति भारत में दोहरी न्याय प्रणाली को नहीं अपनाया गया, तब भी न्यायाधीशों की स्वतंत्रता, उनको पद से हटाने की विधि तथा सर्वोच्च न्यायालय का गठन यानी उसका निर्माण आदि अमेरिका के संविधान के दिए गए प्रबंध से मिलता जुलता है। प्रबंध से मिलता जुलता है। फिर आता संघात्मक ढांचा। यद्यपि संघात्मक ढांचे में भारत अमेरिका से अधिक प्रभावित नहीं हुआ, तथापि हमने ये माना होगा कि हमने वहां की संघीय व्यवस्था के अनुभव से बहुत कुछ सीखा है। हमने उसको अपनाया नहीं है, लेकिन हमने उससे क्या सीखा है कि उसके अनुभव से कुछ ना कुछ सीखा है कि जो संघीय व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। प्रोफेसर स्पेयर ने लिखा है मौलिक अधिकारों, सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति कुछ शक्तियों के संबंध में भारतीय संविधान अमेरिका के संविधान का क्या ऋणी है, उसका कर्जदार है। यानी हमने क्या उससे मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति की शक्तियां, क्या इन सब के हम किसके ऋणी है, अमेरिका के संविधान के हम क्या है, ऋणी है। फिर आते बात करते हैं हम आयरलैंड के संविधान का प्रभाव। आयरलैंड के संविधान का प्रभाव। इंपैक्ट ऑफ आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरलैंड के संविधान से
लेकर हमारे संविधान निर्माताओं ने देश के विभिन्न संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत सम्मिलित किए हैं। यह सिद्धांत राज्य सरकारों तथा केंद्र सरकार को निर्देशार्थ बनाए गए हैं। हमने यह विचार भी किया है कि आयरलैंड संविधान से लिया है कि साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज में सेवा के लिए कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों को केंद्र अथवा राज्य विधानसभा में मनोनीत किया जाए। इस व्यवस्था को बड़ी प्रशंसा की गई है। आयरलैंड से हमने क्या लिया, जैसे हमने देखते हैं कि कई बार जैसे हमारे क्रिकेटर्स को चुना जाता है, क्रिकेटर्स या फिर कोई एक्टर, कुछ ना कुछ, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में उसको चयनित किया जाता है, उसी प्रकार से उसके बारे में बताएगा। हमने कहां से लिया हुए, हमने आयरलैंड के संविधान से प्राप्त किया है। संविधान की प्रस्तावना में भारत के लोग के शब्दों का प्रयोग अमेरिका और आयरलैंड के संविधान की याद दिलाता है। हम भारत के लोग, जैसे हम बोलते हैं हम अमेरिका के निवासी, हम आयरलैंड के लोग बोलते हैं, उसी प्रकार से क्या बोला जाता है, हम भारत के लोग। कैनेडियन संविधान का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संघ की व्यवस्था का मूल स्रोत कनाडा का संविधान ही है। कनाडा के संविधान के आदर्शों को प्रमुख रखकर ही भारतीय संघ का नाम दिया गया है, यानी यूनियन ऑफ इंडिया। कनाडा के संविधान की भांति केंद्र को राज्य सरकारों से अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। कनाडा की भांति भारतीय संविधान में भी शक्तियों का विभाजन करते हुए शेष शक्तियां रेजिडरी पावर्स ऑफ केंद्र को दी गई हैं, यानी जिस प्रकार से सारी शक्तियां कनाडा के पास है, उसी प्रकार से हमारे यहाँ पे राज्य और केंद्र सरकार दो हैं, ज्यादातर शक्तियां केंद्र सरकार के पास है। राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करने का भी ढंग कनाडा के संविधान से लिया गया। जैसे हम किसी भी राज्य में राज्यपाल को चयनित करते हैं, तो इसका कार्य कौन करता है, ये भी हमने किससे लिया है, ये भी हमने कनाडा के संविधान से लिया गया है। फिर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया संविधान का प्रभाव, यानी इन्फ्लुएंस ऑफ ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस संबंध में डॉक्टर अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान में बोलते हुए कहा था कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित होकर सम्मिलित की गई है। यानी क्या थी, 3 सूचियां बनाई गई थी पहले, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो थर्ड जो हमने समवर्ती सूची पढ़ा है वो हमने कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रमाणित हो चुके कदाचार या अयोग्यता के कारण अपने पद से हटाया जा सकता है। प्रमाणित हो चुका कदाचार या अयोग्यता, प्रोव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के शब्द ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। जर्मनी के वाइमर संविधान का प्रभाव, यानी इन्फ्लुएंस ऑफ वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। भारतीय राष्ट्रपति को संकटकालीन अव्यवस्था से संविधान को स्थगित करने की जो शक्तियां दी गई हैं, वह जर्मनी के वाइमर संविधान की धारा 48 से मिलती जुलती हैं। फिर हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कुछ धाराओं में संसद 2/3 बहुमत से संशोधन कर सकती है। जो हमने सुना है कि लोकसभा में कितने बहुमत चाहिए होते हैं, 2/3। इसी प्रकार की व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से में पाई जाती है। भारतीय राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों के विधानसभा द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। हमारे संविधान में यह व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। फिर हम बात करते हैं 1935 के एक एक्ट का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्ट ऑफ 1935। विदेशी संविधान से प्रभावित होने के साथ साथ हमारे संविधान निर्माता 1935 के एक्ट से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। वर्तमान संविधान का अनुच्छेद 352 1935 के एक्ट की धारा 102 से मिलता है और संविधान का अनुच्छेद 257 1935 के एक्ट की धारा 126 के साथ मिलता है। 1935 एक्ट के शासनानुसार के विभिन्न संविधानों का जो प्रभाव भारतीय संविधान पर है, इसी कारण आलोचकों ने भारतीय संविधान को विदेशी संविधानों की नकल कहा है। उन्होंने संविधान को भानुमति का कुनबा भी कहा जाता है। कुछ आलोचकों ने तो यह कह दिया है कि इसको बनाने वाले ने तो इतना कुछ विदेशी संविधानों से ग्रहण किया है कि यदि उसे
उधार की थैली अथवा भिखारी की टोकरी कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यानी कि अगर हम उससे क्या बोले उधार की थैली अथवा भिखारी की टोकरी कहा जाए, अतिशयोक्ति यानी हम उस बात को क्या बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहे हैं, ये बात क्या होगी, सच होगी। आलोचकों के अनुसार हमारे संविधान निर्माताओं ने विदेशी संविधानों की अंधाधुंध नकल की तथा ऐसे करते हुए उन्होंने देश की परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं पर पूरा ध्यान नहीं दिया। इसी प्रकार कुछ आलोचकों का विचार है कि भारत के संविधान में कुछ भी नवीन यानी नया और मौलिक नहीं है, परंतु यह आलोचना निश्चय है कि अन्यायपूर्ण है। इस संबंध में आलोचकों द्वारा दिए गए तर्कों को हमारे संविधान के समर्थकों ने लिखित विचारों से असत्य सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। समर्थकों के विचार में बहुत ठोस तथा परिपक्व लगते हैं। हमारे संविधान का दृष्टिकोण जैसे कि श्री बी एन राय कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मत है कि छानबीन कर ग्रहण करने का न कि नेत्र मूंद कर नकल करने का संविधान निर्माताओं ने पश्चिम का अंधानुकरण नहीं किया, बल्कि उन्होंने अनेक नई क्रांतिकारी विशेषताओं का संविधान में समावेश किया। उदाहरण के लिए संविधान सभा ने व्यक्ति मताधिकार का प्रावधान बिना किसी प्रतिबंध के स्वीकार कर लिया, जैसे कि उसके पूर्व किसी अन्य लोकतंत्री देश ने नहीं किया था। निसंदेह हमने विदेशी संविधानों से बहुत कुछ लिया है, परंतु इन संविधानों की अनेक बातों को हमने न त्यागा भी है। उदाहरणतः हमने इंग्लैंड से संसदीय प्रणाली ली है, परंतु हमने उसके संविधान की एकात्मक राज्य प्रणाली को राज त्याग दिया है। परंतु स्थिति व आवश्यकता को सम्मुख रखते हुए सरकार के ढांचे को लिया है, जो अमेरिका के संविधान की देन है, परंतु इसके साथ ही हमने अमेरिका के संविधान के प्रधानात्मक शासन प्रणाली को भी त्यागा है। यह कहना भी उचित नहीं लगता कि हमारे संविधान निर्माता यथार्थवादी रियलिस्टिक नहीं थे। उन्होंने व्यवहारिकता को मुख्य रखते हुए संविधान को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप डालकर मध्य मार्ग अपनाया है। तो हम कह सकते हैं, निष्कर्ष हमारा कंक्लूजन सारांश यह है कि भारतीय संविधान के स्रोत अनेक संविधान पर सत्य है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने विदेशी संविधानों से केवल ही वह भाग ग्रहण किए जो उन देशों में पूर्णतः सफल सिद्ध हो चुके हैं। यानी हमसे यह सिद्ध करते हैं कि भारतीय संविधान ने अन्य देशों जैसे ब्रिटिश, अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड से जो भी चीजें वही चीजें ग्रहण करी है वहां से, जो क्या वहां पर पूर्णतः सफल हुए या सिद्ध हुए, भारतीय परिस्थितियों के भी अनुकूल है। विदेशी संविधानों की आंख मूंद कर नकल नहीं की गई है। यानी ये नहीं कि आंख बंद करके हमने कुछ भी नोट करा, वो चीजें अपनाई गई जो पूर्णतः सिद्ध हुए हैं। यह नहीं अपितु भिन्न भिन्न संविधानों की विशेषताओं के संग्रह से भारतीय संविधान में विलक्षणता यानी कमियां तथा मौलिकता आ गई हैं। Thanks for watching my video. Like, comment and share and subscribe my channel Education Wonders.